YouTube channel Yash Gupta Study 24, and in this video we are going to discuss about nature of solutions. ठीक है, तो इस वीडियो में हम नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नेचर्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं अपने एक कोई इक्वेशन के. ठीक है, तो जैसे हम व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व अ पेयर ऑफ इक्वेशन वी कुड अराइव एट द पॉसिबल रिजल्ट. दे आर हैविंग a unique solution, infinite number of solutions and no solutions. ठीक है, तो जब हम दो इक्वेशन को दो वेरिएबल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें तीन सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा. तो तीन सिचुएशन कौन कौन सी होगी? एक सिचुएशन होगी यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगी, एक इक्वेशन होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक होगी नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशन दी है a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 and a2x2 b2y2 plus c2 equal to 0. ठीक है, where a1 and b1 are the coefficients of x, b1 b2 are the coefficients of y, while c1 and c2 are the constant quantities. ठीक है, तो अब हमारा पहली इक्वेशन क्या कहती है? ए पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, जब x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, हम कोएफिशिएंट ऑफ a1 एंड a2 कंपेयर करेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे. ठीक, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे हम. ठीक है, तो ये वाला हमारा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा. यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y कंपेयर करेंगे टुगेदर. ठीक, उसके बाद हमारा बी वाला होता है ए पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 अपॉन a2 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 अपॉन b2 यानी कोएफिशिएंट ऑफ b y एंड c1 अपॉन c2, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. देन द पेयर ऑफ इक्वेशन x1 प्लस y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस y2 प्लस c2 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो अब हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे. ठीक, तो ये नोट है. अब ये नोट क्या कहता है? इन फैक्ट दिस मीन्स दैट नो टू इक्वेशन सच एज वन ऑफ द इक्वेशन इज सिंपली ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द अदर विद कांस्टेंट. दिस इक्वेशंस आर नोन एज डिपेंडेंट इक्वेशंस. अब ये डिपेंडेंट इक्वेशंस भी होती है, जैसे कि टू इक्वेशन सच एज वन ऑफ द टू इक्वेशन इज सिंपली ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अदर विद अ कांस्टेंट. ठीक है, तो कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ही इक्वेशन रहती है उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया उसके सारे टर्म्स से, तो वो इक्वेशन क्या होती है? डिपेंडेंट इक्वेशन होती है. a1x, तो वो डिपेंडेंट इक्वेशन होती है. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अब हम एग्जांपल पे आ जाते हैं. तो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. एग्जांपल में यहाँ पे क्या दिया है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, 9x प्लस 12y इक्वल टू 24. तो ये दो इक्वेशन दी है, लेकिन इनमें क्या है कि ये डिपेंडेंट इक्वेशन है. अब डिपेंडेंट इक्वेशन कैसे है? देखो, a1 यहाँ पे 3 दिया है, a2 यहाँ पे 9 दिया है, b1 यहाँ पे 4 दिया है, b2 यहाँ पे 12 दिया है, c1 यहाँ पे -8 दिया है, c2 यहाँ पे -24 दिया है. ठीक, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b2 अपॉन b2 c1 अपॉन c2. ठीक, अब हमने क्या करा? a1 अपॉन a2 को ऐसे लिख लिया, b1 अपॉन b2 की जगह वो लिख लिया और c1 अपॉन c2 की जगह क्या लिख लिया. ठीक, मतलब इन तीनों की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी ऊपर से उठा के. ठीक, जब यहाँ पर हमने इनको वैल्यू से रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला? ये वाली इक्वेशन मिली. अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 3/4 इक्वल टू 4/12 एंड -8/24. ठीक, अभी क्या है? यहाँ पे लिखा रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे है? 3/4 को और इसको अपन है ना वो करेंगे. 4/12 क्या होगा? 1/3. -8/-24 क्या होगा? 1/3. और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे 9 है. ठीक है, तो 1/9 क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा. यहाँ 4 की जगह 9 है क्योंकि यहाँ पे a2 में 9 है, यहाँ मिस्टेक से 4 आ गया. ठीक, a1 अपॉन a2 में यहाँ पे 4 आ गया. अब इन तीनों को अपन क्या करेंगे? कम कैंसिल करेंगे. जैसे 3 से यहाँ पे 9 है तो 3 से 9 को कैंसिल करा तो 1/3, 4 से 12 को कैंसिल करा 1/3 और -8 से -24 को कैंसिल करा 1/3. अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3.
तो तीनों जगह क्या आ गया 1/3 1/3 1/3। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन होगी। ठीक, अब सी वाला एक और लास्ट पार्ट हम देखेंगे। हमने ए और बी पार्ट देखे कौन कौन से, एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाला, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमने एग्जांपल भी देख लिया। ठीक, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब हम ये वाला देखेंगे, ए पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन एट ऑल, मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ऐसी इक्वेशन कौन कौन सी होती है, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, कोई सा भी एक ऐसा पेयर जो अलग निकल जाए, जैसे यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू आ गया ना, तो ये और एक इक्वल टू आ गया, तो इस सॉल्यूशन का कोई वो नहीं है। इन अदर वर्ड द टू इक्वेशन विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर और बी इनकंसिस्टेंट विच ईच अदर। ए पेयर ऑफ इक्वेशन इज सच टू इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या है, ये इनकंसिस्टेंट भी होती है, और कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे फाइनाइट होना चाहिए या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए। पर यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक, तो एग्जांपल के थ्रू अपन देख लेते हैं किसका, नो सॉल्यूशन वाले का एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल देख रहे हैं किसका, नो सॉल्यूशन वाले। 5x + 6y = 30, 10x + 12y = 40। a1 a2 की वैल्यू ऐसे लिख ली हमने, निकालनी यहाँ से। ठीक, उसके बाद a1/a2 b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 की वैल्यू रिप्लेस करी, b1/b2 की वैल्यू रिप्लेस करी एंड c1/c2 की वैल्यू रिप्लेस करी। ठीक, तो 5/10, 5/10 का मतलब होता है 1/2, 6/12 का मतलब क्या होता है 1/2। अब -30/40 का मतलब क्या होता है 3/4। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/4। हेंस दो तो सही हो गए, लेकिन तीसरा गलत हो गया, तो इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। शुक्रिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तीनों एक ही वीडियो में देख लिया अपन ने। सिंपल एग्जांपल है बुक के थ्रू। अगर आपको ये PDF चाहिए इस बुक का, तो आप मुझे कॉफ़ी पीने में हेल्प करेंगे, तो मैं आपको इस बुक को डाउनलोड करने के लिंक दे दूँगा और आप इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।